यस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइज। यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग बच्चों। तो चलो सेशन को कंटिन्यू करते हैं। और आज के दिन हमें कुछ प्रोबेबिलिटी का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना था, जिसमें हम लोग कुछ डेफिनेशंस की बात करेंगे, कुछ एक्सियम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, है ना। और यहाँ से हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करेंगे, जिसमें हम लोग इवेंट को, आउटकम्स को एक सेट थ्योरी के बेसिस पे डिफाइन करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट निकालना सीखते हैं, ठीक है, यूनियन और इंटरसेक्शन वाला पार्ट सीखते हैं, है ना। जहां से प्रोबेबिलिटी में एक सेट थ्योरी वाला पार्ट भी हम लोग रिलेट करते हैं, वो पार्ट को आज कंटिन्यू करेंगे और वहां से स्टेप बाय स्टेप चीजों को आगे लेके चलेंगे। और आज ही के दिन में भी हम लोग ब्रांच प्रोबेबिलिटी जो होती है, जिसमें हमारा एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है ना, या इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट रहता है, ये पार्ट को भी कवर करेंगे। तो वन बाय वन स्टेप हम लोग आगे मूव करते हैं। अभी तक हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी की बात की थी, और कल की स्लाइड है, उन्हीं में मैं कुछ आगे आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। सर, बार्क में केमिकल के कितने लोग सिलेक्ट हुए? बेटा 19 स्टूडेंट टोटल सिलेक्ट हुए हैं, है ना। अभी तक जो मेरे पास लिस्ट आई है 18 या 19 स्टूडेंट टोटल सिलेक्ट हुए हैं बीआरसी में। चलो अब आगे देखते हैं केमिकल में। ठीक है, मतलब इस बार काफी बच्चों को जितना कॉल आई थी, है ना, उस एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग उतना सिलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी केमिकल से 19 स्टूडेंट को सिलेक्ट करना ये एक बड़ी बात है। और बस ये मूवमेंट, मतलब उन सारे स्टूडेंट्स के लिए ये मोमेंट है, और आप लोगों का मूवमेंट होना चाहिए उसके लिए कि बीआरसी एक टारगेट हो, या फिर हम लोगों का एक टारगेट होता है एनपीसीआईएल, पीएसयू, गेट, है ना। तो एक टारगेट के साथ मूव करना है, एक जो आपका मूवमेंट हो एक कॉन्फिडेंस के साथ हो, तो एक अलग ही वहां पर मजा आता है फिर। ठीक है, जब गेट का एग्जाम दे के आएंगे तब आपको ये सारी चीजें फील होंगी। तो चलिए मूव करते हैं। और ये कॉन्फिडेंस का मूवमेंट तब वो समझ में आता है जब रियल में हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। और बीएआरसी उतना आसान नहीं होता जितना हम लोग मान के चलते हैं। बीएआरसी में गजबी लेवल का इंटरव्यू होता है, गजबी लेवल की चीजें पूछी जाती है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका नॉलेज कितना ज्यादा डीप में आपने चीजों को समझा है, आपका नॉलेज कितना है। चलो सेशन को कंटिन्यू करेंगे बेटा यहां से। और ये डियर केमी वॉरियर्स, है ना, जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर चुके हैं, ठीक है, ये आज लेक्चर नंबर 4, और ये बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी का कुछ बात करेंगे। अभी हम लोग कुछ डेफिनेशंस की बात करेंगे, कुछ सेट थ्योरी की प्रोबेबिलिटी से रिलेशन की बात करेंगे, है ना। और देन फिर एक्सियम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। देन हम लोग कंडीशनल और फ्रीक्वेंसी प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। देन फिर हम लोग ब्रांच प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। तो वन बाय वन स्टेप हम लोग आगे मूव करते हैं। जस्ट अपने बारे में इन्फॉर्म कर दूं, कोई स्टूडेंट फर्स्ट टाइम मेरा सेशन देख रहा है या रिकॉर्डेड फॉर्म में आप कभी मुझे आप ये लेक्चर को फॉलो कर रहे हो, तो बेटा जस्ट अपने बारे में इन्फॉर्म कर दो। मेरा नाम शैलेन कुमार है। इस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का हेड हूं। जिस प्लेटफॉर्म में आप अभी क्लास कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म में लीडर हूं, है ना। नंबर ऑफ टाइम्स मेरा गेट क्वालिफाई है। 2014 में आईटी रुड़की से एमटेक कंप्लीट किया हूं। हर बार मैं गेट अटेम्प्ट करता हूं ताकि उस गेट की डिफिकल्टी लेवल को समझ सकूं, मैं समझ सकूं कि आपको किस तरह से सारी चीजें प्रोवाइड करनी है ना, किस तरह से आपको हर एक स्टेप बाय स्टेप चीजें प्रोवाइड करनी है। तो उसको हर एक स्टेप बाय स्टेप चीजों को फील करने के लिए हर बार गेट एग्जाम अटेम्प्ट करता हूं। 15+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। लास्ट 8+ ईयर से गेट फील्ड के स्टूडेंट को गाइड कर रहा हूं। ये मेरे सब्जेक्ट है जिसमें अभी आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो मुझसे। SKS50 ये मेरा रेफरल कोड है। इस कोड के साथ मूव करेंगे, आपको 10% डिस्काउंट, जो भी एग्जिस्टिंग ऑफर्स होंगे उनके लिए आप अप्लीकेबल होंगे। और अभी ऑफर भी चल रहा है कुछ एक्स्ट्रा मंथ का। यदि आप 6 मंथ का परचेज करते हैं तो 1 मंथ एक्स्ट्रा है, 9 मंथ का परचेज करते हैं 2 मंथ एक्स्ट्रा, 12 मंथ का परचेज करते हैं 3 मंथ एक्स्ट्रा, और 18 और 24 मंथ का परचेज करते हैं 4 मंथ आपको एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिलेगा। ठीक है, अगर आपने ये ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप डाउनलोड कर लो, क्योंकि आज से स्पेशल क्लास में प्रोबेबिलिटी के जो सेशन है वो कंटिन्यू हो जाएंगे, और इस क्लास के जस्ट बाद 11:15 से बेटा सेशन रहेगा। कोड यूज कर लेना SKS50, मेरी आईडी से या मेरे नेम से या मेरे कोड से मुझे सर्च कर लेना, और वहां से फॉलो करेंगे। ऐसी प्रोफाइल ओपन होके आएगी, फॉलो का ऑप्शन होगा, आप लोग फॉलो कर लेंगे। ये स्पेशल क्लास फीचर्स हैं। अगर आपने अभी तक यहां से क्लास स्टार्ट नहीं की तो बेटा ये प्रोबेबिलिटी आज से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे ये सेशन चलेगा। टाइमिंग रहेगी 11:15 से
12:15 1 घंटे की क्लास रहेगी, आप यहां से कंटिन्यू करिए। ये टेलीग्राम चैनल है, ये हमारा ऐप का मेरा आईडी है, आप इन दोनों आईडी को फॉलो करके मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी में अच्छा जो स्लाइड है वो स्लाइड शायद मैं चेंज नहीं किया, चेंज किया बट वो वाली पीपीटी नहीं है, तो मैं यहाँ से जस्ट उसी स्लाइड में आपको पढ़ाने स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये कल की स्लाइड ही लगी हुई है, जहां भी एम्प्टी स्लाइड है मैं वहां पर आपको पढ़ाने स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। चलो गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। लेट ज्वाइन कर रहे हो भाई आप लोग, थोड़ा सा पहले और ज्वाइन किया करो, ठीक है। चलो कंटिन्यू करें, और अभी आप लोगों की स्ट्रेंथ थोड़ा सा कम है, चलो कंटिन्यू करते हैं, धीरे धीरे स्टूडेंट बढ़ते जाएंगे। क्या हुआ? सॉरी सडन एकदम से वो मैंने लैपटॉप चेंज किया और वो थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट आने लगा, वो बाय मिस्टेक मुझसे क्लिक हो गया था की पर, ठीक है। अभी क्लियर है, स्टार्ट करते हैं। अच्छा लास्ट टाइम को आपको याद है, अभी तक हम लोगों के 3 लेक्चर हुए हैं, इन 3 लेक्चर में मैंने आप लोगों को कुछ बेसिक चीजें बताई थी। बेसिक चीज में मैंने सबसे पहले आपको प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन बताई थी, प्रोबेबिलिटी, और मैंने क्या बताया था यहां पर, मैंने बताया था जस्ट आपके इवेंट और सैंपल स्पेस का जो रेशियो होगा, इवेंट अपॉन सैंपल स्पेस, ठीक है। और यहां से जो भी हमारा नंबर ऑफ इवेंट जो हम चाहते हैं, है ना, विच इज हैपनिंग, जो हो रहा है, ठीक है, उसके लिए हम लोग इवेंट डिसाइड कर लेते थे, और वो पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट का हम सैंपल स्पेस निकाल लेते थे। इवेंट हमने क्या डिसाइड किया, जो हम चाहते हैं, जो डिजायर्ड है, हम उसको इवेंट मान लेते थे। सैंपल स्पेस जो भी पॉसिबल आउटकम थे वो सैंपल स्पेस थे। तो मैंने आपको सैंपल स्पेस की डिफिनेशन लिखाई थी, इसके बाद सैंपल स्पेस, और सैंपल स्पेस के केस में मैंने क्या लिखाया था, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल रिजल्ट या आउटकम ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट, यह हमारा सैंपल स्पेस था। अब इवेंट को हम समझे, तो उस समय मैंने इवेंट की डिफिनेशन आपको समझाने के लिए जो बोली, अब आप समझिएगा, हम इसको रिलेट करते हैं सेट थ्योरी से। जब भी हम सैंपल स्पेस लिखते हैं तो आपको याद होगा मैंने सेट थ्योरी के फॉर्म में इस तरह से एक ब्रैकेट बनाया होगा और यहां पर लिखा होगा सैंपल स्पेस। तो आपको पता है क्या कि ये एक सेट को रिप्रेजेंट करता है, और इस सेट में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो भी होंगे, है ना, वो हमारा सैंपल स्पेस है। फॉर एग्जांपल एक डाइस के लिए हम बात करें, फॉर एग्जांपल जैसे हमारा ये सिंगल डाइस है या हमारा ये डबल डाइस है ना, किसी के लिए हम बात करें तो हम लोग सैंपल स्पेस ऐसे लिखते थे, क्या, सैंपल स्पेस इक्वल टू, और फिर यहां पर हम इसके जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते थे वो सभी यहां पर मेंशन कर देते थे। सिंगल डाइस के केस में 1 2 3 4 5 6 ऐसे मेंशन कर देते थे। तो जो भी हम मेंशन कर देते थे, तो ये जो हम लोग मेंशन कर रहे हैं ये कौन सा फॉर्मेट है, यही फॉर्मेट बेटा हमारा सेट थ्योरी का फॉर्मेट होता है। और जो ये होता है, ये आपका एक जो टर्म लिखा हुआ है, इसी को हम बोलते हैं सेट, इसी को हम बोलते हैं सेट। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला कि एक डाइस थ्रो की, आप डाइस थ्रो कर रहे हैं, मान लीजिए सिंगल डाइस है, और सिंगल डाइस का आपने सैंपल स्पेस लिखा 1 2 3 4 5 6, आपने ये सैंपल स्पेस लिखा। तो दिस सैंपल स्पेस इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो इसकी डेफिनेशन जब हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं, तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल रिजल्ट या आउटकम ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट को फिर हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिजल्ट। तो जो एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है वो हम लोग किसके बेसिस पे बोलते हैं, हम सेट के बेसिस पे, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिजल्ट या आउटकम्स ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट इज नोन एज द सैंपल स्पेस। फिर इसके बाद जो, अब हम क्यों, अभी तक मैंने क्यों नहीं बताया, अभी मैं चाहता था कि आपको ये सारी चीजें फील कराऊं जितना जहां पर नीड है। देखो बेटा, बुक के हिसाब से हमें नहीं चलना, हमें कोई पर्टिकुलर एक कि हमें स्टेप बाय स्टेप यही फॉलो करना है, ऐसा नहीं चलना। हमें चीजों को फील करना है,
फील करके हम लोग आगे मूव करेंगे, ठीक है। तो उससे आपको प्रोबेबिलिटी बहुत आसान लगेगी। मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब आपको पता है कि हाँ सर आप इस तरह से एक सेट लिखा करते थे, तो मतलब ये एक सेट है और इस सेट में जितने भी ये आउटकम्स लिखे हुए ये सभी ऑल पॉसिबल रिजल्ट है, और ये सभी ऑल पॉसिबल रिजल्ट का जो एक सेट बनता है उसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। अब अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछे व्हाट डू यू मीन बाय सैंपल स्पेस, आप इजीली बता पाएंगे फॉर एनी एक्सपेरिमेंट a set of all possible outcomes is known as the sample space। तो फिर वो आपसे पूछता है तो फिर इवेंट क्या होता है, तो इवेंट को भी आप उसी सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने आपको बोला कि मैं चाहता हूं कि जब मैं डाइस थ्रो करूं तो वहां पर हमारा प्राइम नंबर आए। सुनना बेटा, मैंने क्या बोला, मैं चाहता हूं कि जब मैं एक डाइस थ्रो करूं तो वहां पर एक प्राइम नंबर आए। तो प्राइम नंबर के लिए जो हम लोगों ने कंसीडर किया तो वो इवेंट में कोई भी ऐसा नंबर जो प्राइम नंबर आ जाए वो हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है। और यहां पर प्राइम नंबर क्या है, 1 को कंसीडर नहीं करते, 2 है, 3 है और 5 है। मतलब अगर 2, 3, 5 में कोई भी नंबर आ जाएगा तो हमारा इवेंट फुलफिल हो रहा है, हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, जो हमारी डिजायर्ड कंडीशन है वो हमारी सेटिस्फाई हो रही है। दैट मींस 2, 3, 5। अब ये कितने नंबर है, ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है। लेकिन अब एक कंडीशन है बेटा, सेट थ्योरी में आपने पढ़ा होगा, एक टर्म पढ़ा होगा सबसेट, याद आया क्या, सबसेट। आपने एक टर्म पढ़ा होगा सबसेट। सबसेट क्या होता है, अगर इस वाले सेट के सारे एलिमेंट यहां पर अवेलेबल हैं, अगर इस वाले सेट के सारे एलिमेंट यहां पर अवेलेबल हैं और इसके अलावा भी कुछ और भी एलिमेंट हैं, तो ये हमारा एक सेट हो जाएगा और ये वाला सेट उसका सबसेट हो जाएगा। पढ़ा है ना, ऐसा पढ़ा है आप लोगों ने, यस और नो। तो ये हमारा क्या हो गया, ये सबसेट हो गया और ये सेट हो गया। अब हम क्या बोलेंगे, अब बेटा कभी भी हम कोई इवेंट लेंगे तो इवेंट के केस में मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1। अगर हमारा पॉसिबिलिटी है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। पॉसिबिलिटी ही नहीं है तो हमारा फिर 0 से 1 के बीच में आप कुछ भी ले लीजिए, पॉसिबल ही नहीं है तो वो 0 हो गया, और 100% पॉसिबिलिटी है तो 1 हो गया। 1 से ज्यादा हो नहीं सकती, 0 से कम हो नहीं सकती। तो एक पॉइंट मैंने आपको और बताया था क्या, कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो आपकी 0 से 1 के बीच में होती है। अच्छा, हम क्या बोल रहे हैं, अगर बेटा कभी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इक्वल टू 0 है, ये मतलब ऑलवेज फेलियर की कंडीशन है, ऑलवेज फेलियर है, ठीक है। और अगर कभी प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इक्वल टू 1 हो गया तो ये हमारा ऑलवेज सक्सेस है। जैसे किसी डाइस में 7 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी पॉसिबल ही नहीं है, अरे स्पेस ही 6 तक है तो पॉसिबल ही नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 0। ये ऑलवेज फेलियर है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जब कोई भी एक ऐसा इवेंट आप कंसीडर करते हैं जो पॉसिबल ही नहीं है, अब जब अगर वो पॉसिबल नहीं है तो हम उसको क्या मानते हैं, वो हमारा ऑलवेज फेलियर का कंडीशन हो जाता है। और जब ये ऑलवेज फेलियर का कंडीशन होता है तो ये बेटा पॉसिबिलिटी नहीं होती, तब ये पॉसिबिलिटी नहीं होती, और जिसकी पॉसिबिलिटी नहीं होती उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं होती। तो सर यहां पर इक्वल क्यों, तो आप रियल वे में अगर हम बात करें तो यहां पर इक्वल नहीं होना चाहिए, ये 0 से बड़ा होना चाहिए। और जहां पर ऑलवेज सक्सेस की बात आ जाए, क्या आपने एक फेयर डाइस किया, आपने एक कॉइन लिया, आपने एक अनबाइस्ड कॉइन लिया और आपने उसको टॉस किया, बेटा टॉस करेंगे तो एक ना एक रिजल्ट तो आएगा ही, चाहे हेड या टेल। हम बोले कुछ भी आने की प्रोबेबिलिटी, अरे तो बेटा कुछ ना कुछ तो आएगा ही, कुछ ना कुछ आएगा तो वो फेल नहीं हो सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी 1। जैसे कि लूडो में मैंने एक एग्जांपल लिया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी नंबर कोई भी आ जाए, चाहे 1 आ जाए, चाहे 2 आ जाए, चाहे 3 आ जाए, या 4 आ जाए, या 5 आ जाए, या 6 आ जाए, तो और बीच में लगा है 1 और 2 और 3, और जहां और लगा होता है वहां पर प्लस आ जाता है, तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, ऐसे 6 नंबर के लिए 6/6, और उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाती है। तो वो फिर प्रोबेबिलिटी नहीं है, वो फिर एक हमारा श्योरिटी होता है। तो उस केस में जब ये ऑलवेज सक्सेस का पार्ट होता है
तब ये बेटा हमारा प्रोबेबिलिटी नहीं, तब इसको हम लोग सेयोरिटी बोलते हैं, तब हम लोग सेयोरिटी बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग फेलियर बोलते हैं, इसको हम लोग फेलियर बोलते हैं, ठीक है। तो अब इन दो केस को अगर हम लोग लीव कर दें तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी होता है रियल में जो भी हम लोग पढ़ते हैं वो हमारी प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होता है। और 0 से 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी के लिए वो इवेंट ऑलवेज बेटा इसका सबसेट होता है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, इवेंट क्या होता है, सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस सेट, सैंपल स्पेस सेट। सबसेट क्या होता है, ये इवेंट क्या होता है, सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस सेट। चलो इतना नोट करो, इतना नोट करो, फिर आगे मैं आपको बताता हूं। एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज नोन एज इवेंट, ठीक है। सबसेट ऑफ, या और इजी वे में लिखना हो तो ऐसे लिख दो, एनी सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस इज नोन एज क्या हो जाएगा बेटा, इवेंट। तो जो ये इवेंट होता है वो कितने तरह के होते हैं, तो आप हेडिंग डालिएगा टाइप्स ऑफ इवेंट। ये सारी चीजें पढ़ लो, ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ लो, आपको काम आएंगी। अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ते, आप ये मत सोचिए कि सारे के सारे आप न्यूमेरिकल्स ही पढ़ लो और वहां से क्लियर हो जाए। बहुत सारी थ्योरी भी पढ़ने की नीड पड़ती है, और जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ोगे ना तब तक आप ये कॉन्सेप्ट कैसे सीखोगे। और अभी तक जो मैं पढ़ा रहा था वो भी तो थ्योरी का ही एक पार्ट था, ठीक है। तो ये सारी चीजें पढ़ते जाओ, आपके काम आएंगी। नोट करो जल्दी से, होप सो नोट हो गया होगा, नहीं नोट हुआ तो चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे मूव करते हैं। नोट हो गया, चलो। अब जो इवेंट होते हैं वो दो तरह के इवेंट होते हैं, एक होता है सिंपल इवेंट और एक होता है कंपाउंड इवेंट। हेडिंग डालिएगा, नंबर वन सिंपल इवेंट। क्योंकि ये सारी चीजें बेटा कभी भी आपसे यूज कर सकता है ना, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे पूछ सकता है, और जब पूछेगा तो फिर आपको आना चाहिए। तो इसलिए ये सारी थ्योरी भी पढ़ लो, आज थ्योरी का पार्ट है ना, लास्ट तक न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, तो जस्ट वेट। हेडिंग डालिएगा सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट, सर ये सिंपल इवेंट क्या होता है, ये सिंपल इवेंट क्या होता है, जहां पर बेटा इवेंट में ओनली वन आउटकम इज पॉसिबल, वेयर ओनली वन आउटकम इज पॉसिबल। अभी एग्जांपल से मैं समझा दूंगा। सिंपल इवेंट में लिखेगा वेयर ओनली वन आउटकम इज पॉसिबल known as सिंपल इवेंट। सर मतलब नहीं समझ में आया। मैंने बोला बेटा एक डाइस है, एक डाइस थ्रो कर रहे हो, ठीक है, एक डाइस थ्रो कर रहे हो, इसका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस सर बार बार तो आप लिखते हो, पता है हमें, 1 2 3 4 5 6। मैंने बोला सिंपल इवेंट, तो मैंने क्या बोला, इवेंट आपका क्या है, इवेंट है आपका क्या बेटा, इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर इसमें कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 ना। तो आउटकम इवेंट का क्या पॉसिबल, वेयर ओनली वन आउटकम इज पॉसिबल। तो आपका जो इवेंट है वो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर पॉसिबल हुआ ना, तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, सिंपल इवेंट। नोट करिए, वेयर ओनली वन आउटकम इज पॉसिबल नोन एज सिंपल इवेंट,
सेकेंड हेडिंग डालिएगा कंपाउंड इवेंट, कंपाउंड इवेंट। अच्छा, कंपाउंड इवेंट क्या होता है? कंपाउंड इवेंट वेयर मोर देन वन आउटकम इज पॉसिबल। लिख लीजिए, वेयर मोर देन वन आउटकम इज पॉसिबल known as कंपाउंड इवेंट। फॉर एग्जाम्पल, किसी एक डाइस के थ्रो में हम बोले इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। इवेंट क्या? इवन नंबर। तो इवन नंबर 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। देयर आर 3 आउटकम्स ऑफ इवेंट। तो हमारा ये क्या हो गया? कंपाउंड इवेंट। चलिए लिख लीजिएगा, इवेंट ई इक्वल टू क्या? इवन नंबर। इवन नंबर क्या हो जाएगा? 2 4 6। इवन नंबर क्या हो जाएगा? 2 4 6। एक से ज्यादा आउटकम पॉसिबल है तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा? ये कंपाउंड इवेंट। नोट करिएगा। थैंक यू पीयूष, थैंक यू बेटा। बस आप अपना बेस्ट एफर्ट दीजिए, मेरा फुल सपोर्ट आप लोगों के साथ रहेगा, है ना। और बस मूव करिए। मूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ही जगह खड़े रहने से मंजिल हासिल नहीं होती। मंजिल को हासिल करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको चलना पड़ता है। कभी भी याद रखिएगा, मंजिल आपके पास नहीं आएगी, आपको मंजिल के पास जाना पड़ेगा। अगर प्यासा कोई होता है तो प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आएगा, है ना। तो हमेशा याद रखिएगा, मेहनत करेंगे सफलता जरूर मिलेगी। और मेरा तहे दिल से आप सभी को वेस्ट विशेष है कि आप लोग अपना बेस्ट एफर्ट देके अपनी मंजिल तक पहुंचे। चलिए, सिंपल और कंपाउंड इवेंट दोनों हो गया। अब इसके बाद थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं और कुछ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की। ठीक है, हेडिंग डालिएगा नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। सर ये कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? तो आपको सेट थ्योरी याद आ रहा है क्या? आपको सेट थ्योरी याद आ रहा है? वहां पर आपने कॉम्प्लीमेंट्री सेट पढ़ा था। कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या होता है कि जो भी एक हमारा यूनियन होता है ना, एक जो भी हमारा सेट होता है, उस सेट में उसको छोड़ के बाकी सब अवेलेबल हो, तो ये हमारा क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे अगर हम बोले कि कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ द इवन नंबर, तो उसमें हमारा क्या हो जाएगा? ऑड नंबर। इवन नहीं आएगा फिर, है ना। जिसको भी हम कंसीडर करेंगे उसको छोड़ के बाकी जो सेट बचा वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो जैसे हम मानते हैं इवेंट, तो ये इवेंट को छोड़ दें तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा? सैंपल स्पेस में इवेंट को माइनस कर दें। ठीक है, तो सैंपल स्पेस में हम इवेंट को माइनस कर दें, इसके बाद जो भी सेट बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री सेट या कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। जैसे हमने इवेंट बोला ऑड नंबर, तो ऑड को छोड़ दो, अब हमारा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या हो जाएगा? इवन नंबर। हमने बोला प्राइम नंबर, तो प्राइम को छोड़ दो, बाकी जो नंबर बचे वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं समझाऊं तो चलिए लिखिएगा यहां पर, चलिए लिखिएगा, आगे कंटिन्यू करो। और बेटा सेशन को लाइक कर देना, सेशन को आपके जितने भी ग्रुप हैं शेयर कर दिया करो। जैसे ही स्टार्ट होता है, जितनी देर में मैं आपको इंट्रोडक्शन बता रहा हूं उतनी देर में शेयर कर दिया करो। शेयर करने का आपका कोई पैसा नहीं लगना और मुझे कोई पैसा नहीं मिलना, लेकिन ये सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी और इससे आप लोगों का बेनिफिट होगा, इसलिए शेयर जरूर कर दिया करो। ठीक है, चलिए कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की बात करें तो हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट वो इवेंट होगा जिसमें इवेंट के पर्टिकुलर नंबर को छोड़ के बाकी जो भी बचा। तो
तो अदर देन द इवेंट इज नोन एज द कॉम्प्लीमेंट्री। लिखिएगा, अदर देन द ठीक है, या इसके आगे थोड़ा सा एक लाइन और लिख लो, आउटकम्स अदर देन दी इवेंट is known as complementary event। Outcome other than the event is known as complementary event। For example, जैसे अगर हम बात करें फॉर अ सिंगल डाइस, इसका बेटा जो सैंपल स्पेस होगा वो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। और अगर हम इवेंट की बात कर रहे हैं, ई इक्वल टू मान लीजिए हम बात कर रहे हैं ऑड नंबर, अगर हम बात करें ई इक्वल टू ऑड नंबर क्या होगा, 1 3 5। तो ई सी, या तो आप ई मतलब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, या फिर आप इसको ई डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, समझिएगा, या तो ईसी से कॉम्प्लीमेंट्री या ई डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इवन नंबर ऑड नंबर आपका इवेंट है, तो ऑड नंबर को छोड़ के जो भी बचा है ना, इस सैंपल स्पेस में इसको छोड़ दो, 1 छोड़ दो क्या बचा 2, 3 छोड़ दो क्या बचा 4, 5 छोड़ दो क्या बचा 6। तो इसके अलावा जो भी बचा वो आपका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी क्या होती है, अगर हम बात करें कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी, तो पी ऑफ ईसी इक्वल टू 1 माइनस पीई। जो इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है उसको आप 1 में माइनस कर दीजिए, जो बचेगा वो उसके कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। नोट करिएगा। यस रजत, लाइक दिस सेशन गाइज। थैंक यू आदित्य, थैंक यू स्वप्निल, एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। चलिए नोट करिए जल्दी से। ये बहुत छोटी छोटी चीजें बेटा, लेकिन बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत बार हम लोगों के साथ ऐसा होता है कि ये सिंपल चीजें पूछ ली जाती हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और हमें नहीं आते, नहीं हो पाते। तो मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, मैंने बोला 0 से स्टार्ट करूंगा। हो सकता है किसी दिन का आपको सेशन बहुत जबरदस्त लगे, किसी दिन का लगे कि सर ये तो आता है, लेकिन बेटा सबको नहीं आता है, इसलिए मुझे सब कुछ पढ़ाना है ना। मैं 0 से ही स्टार्ट करूंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा। चलो जल्दी से नोट करो। हो गया? ओके। अब अगर हम बात करें इंटरसेक्शन इवेंट की और यूनियन इवेंट की, इंटरसेक्शन इवेंट की, यह क्या होता है आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, इंटरसेक्शन इवेंट। बेटा जो इंटरसेक्शन और यूनियन इवेंट होते हैं ये बेटा बिल्कुल सेट थ्योरी की तरह होते हैं। जैसे सेट थ्योरी में आप इंटरसेक्शन और यूनियन की बात करते थे, ऐसे यहां पर भी होता है। जैसे अब हम इंटरसेक्शन इवेंट की बात कर रहे हैं, तो अब यहां पर हमारे किसी 2 इवेंट की बात हो रही होगी, ठीक है, E1 एंड E2। तो E1 एंड E2 के इंटरसेक्शन इवेंट की बात करनी है, इसका मतलब होता है E1 इंटरसेक्शन E2, ठीक है। अब ये सर इंटरसेक्शन क्या होता है, तो ये एंड की जगह यहीं पर हम क्या कर दें, इंटरसेक्शन कर दें। तो सर ये E1 इंटरसेक्शन E2 क्या हो गया, हमने बोला बेटा कि कोई एक इवेंट है E और वो इवेंट है आपका प्राइम नंबर, दूसरा इवेंट है आपका E और वो है आपका इवन नंबर। और हम बोले कि आप चलिए एक ये इवेंट E1 मान लीजिए, इसको E2 मान लीजिए, तो आप E1 इंटरसेक्शन E2 निकालिए, तो आपका E1 इंटरसेक्शन E2 क्या हो जाएगा। तो बेटा प्राइम नंबर क्या क्या होता है, प्राइम नंबर होता है 2 3 5, और इवन नंबर क्या क्या होता है 2 4 6। तो अब यहां से हम दोनों के इंटरसेक्शन की बात करें, तो मुझे बताओ बेटा यहां पर इंटरसेक्शन क्या है, इन दोनों में
कौन सा ऐसा टर्म है जो कॉमन है ना? कौन सा टर्म है? 2 2, ये 3 3 यहां नहीं है, 4 4 ऊपर नहीं है, 5 नीचे नहीं है, 6 ऊपर नहीं है, तो ये E1 इंटरसेक्शन E2 क्या हो गया? 2 हो गया। कोई दो इवेंट, उन दोनों इवेंट का जो कॉमन पार्ट होता है वो हमारा इंटरसेक्शन आ जाता है। ठीक है। अगर बेटा यहीं पर मैं बात करूं यूनियन इवेंट, यूनियन इवेंट, वो क्या हो जाएगा? E1 यूनियन E2, E1 यूनियन E2। अब अगर हम यहां से बात करें कि हमारा ये यूनियन इवेंट कैसे आएगा, तो हम बेटा यहां पर कैसे बात करेंगे? मान लीजिए सेम E1 ये है, E2 ये है, तो मुझे बताइए E1 यूनियन E2 क्या हो जाएगा? इन दोनों का कॉमन पॉइंट, ठीक है, इन दोनों को मतलब सब मिक्स कर दीजिए, 2 3 4 5 एंड 6, ये हमारा हो गया E1 यूनियन E2। इसको और इसको दोनों को ऐड करके जो हमने लिख दिया वो हमारा E1 यूनियन E2। नोट करिएगा, 2 3 4 5 6, यस, वेरी गुड। बस रिप्लाई करते जाओ, है ना, बताते जाओ आप मुझे कि क्या होता है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, इक्वली लाइकली इवेंट। हेडिंग डालिएगा इक्वली लाइकली इवेंट। कोई बता सकता है मुझे क्या होता है बेटा इक्वली लाइकली इवेंट? इक्वली लाइकली इवेंट क्या होता है? दो इवेंट, और अगर उन दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी सेम है, इवेंट डिफरेंट है, बोथ इवेंट आर डिफरेंट, बट इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ इवेंट आर सेम, देन इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इवेंट। लिखिएगा फॉर टू डिफरेंट इवेंट, मैं एग्जांपल देके सब समझा दूंगा। फॉर टू डिफरेंट इवेंट, if probability of both event, if the probability of both event are same, then both are said to be, then both event are said to be equally लाइकली इवेंट। सर एग्जांपल, मान लीजिए बेटा आपने एक डाइस थ्रो की, फॉर अ थ्रो ऑफ सिंगल डाइस, बेटा सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? वही 6 होंगे। ठीक है, तो अब मैं लिख नहीं रहा हूं। E1 क्या, हमने एक इवेंट मान लिया ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या क्या हो जाएगा? 1 3 5। मान लो E2 हमने मान लिया इवन नंबर क्या हो जाएगा? 2 4 6। अब बेटा इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी P ऑफ E1 इक्वल टू 3/6, इसका मतलब 1/2। और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है E2 की? P E2, ये भी 3/6, इसकी भी 1/2। और यहां पर बेटा दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी सेम है, 1/2 P E1 इक्वल टू P E2, दैट मीन्स E1 एंड E2 आर इक्वली लाइकली इवेंट। बात समझ में आ गई? अगर दो अलग अलग इवेंट हो, बेटा एक इवेंट था ऑड नंबर, एक इवेंट था इवन नंबर, फॉर टू डिफरेंट इवेंट, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ इवेंट आर सेम, देन बोथ आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इवेंट। नोट कर लीजिए। यस, वेरी गुड सर। वन कॉइन में हेड एंड टेल आने की प्रोबेबिलिटी इक्वली लाइकली है बेटा।
चलिए अब यहीं पर मैं बात करूं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, हेडिंग डालिएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ये सब आपको पता होना चाहिए, पता है ना, आपका प्रोबेबिलिटी में बेटा इन्हीं के टर्म में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और फिर वहां पे मैं आपको समझाऊंगा बेटा ये होता ये हो, इसलिए सारे इवेंट में आपको एक साथ पढ़ा रहा हूं, ठीक है। हेडिंग डालिएगा म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट, कोई बता सकता है बेटा क्या होता है? कोई भी बता सकता है मुझे क्या होता है? म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट, कोई भी बेटा बताओ, कोई भी बताओ। रिलेटेड मतलब मुझे बताओ, कोई भी बताओ, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है? अगर दो अलग अलग इवेंट हो, ठीक है, और उन दोनों की इंटरसेक्शन फाई को रिप्रेजेंट करें, उन दोनों में कोई कुछ भी कॉमन ना हो, उन दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, जैसे अभी पीछे हम लोगों ने क्या लिया कि हम लोगों ने एक इवेंट लिया E1 प्राइम नंबर, एक इवेंट लिया E2 इवन नंबर, तो उन दोनों में एक इवन नंबर कॉमन आ गया था 2, है ना, और वो प्राइम भी था वो इवन भी था, तो वहां पर हमारा कुछ आ गया ना E1 इंटरसेक्शन E2 में, हम बोले E1 इंटरसेक्शन E2 दोनों हमारा वो क्या आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट। लिखिएगा इफ E1 इंटरसेक्शन E2 इक्वल टू 5 मतलब उसका एम्प्टी सेट आ जाए, या फिर और प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इक्वल टू 0, then event E1 and E2 are said to be mutually exclusive event। लिखिएगा mutually exclusive event। फॉर एग्जाम्पल फॉर अ थ्रो ऑफ अ सिंगल डाइस, E1 है बेटा ऑड नंबर, E2 है इवन नंबर, तो ऑड नंबर 135, इवन नंबर 246, और इन दोनों का जब आप इंटरसेक्शन निकालेंगे, मुझे बताओ बेटा, इन दोनों का जब आप इंटरसेक्शन निकालेंगे 5 आएगा कि नहीं, और इनकी जब आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे इंटरसेक्शन की, वो 0 होगी कि नहीं, क्योंकि 5 अगर किसी इवेंट का आउटकम है ना, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 0। तो अगर हम यहीं से आगे बात करें कि एक इवेंट E1 है, एक इवेंट E2 है, तो बेटा E1 इंटरसेक्शन E2 क्या होगा, ये होगा हमारा 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, 0। देखो इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, ऑड नंबर इवन नंबर, इन दोनों में अगर इंटरसेक्शन निकालें तो बेटा कुछ भी कॉमन है क्या, 135, यहां 135 है, नहीं है, 246 ऊपर 246 है, नहीं है, तो ये हमारा 5 हो गया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 0। इसको सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मींस दैट इज E1 and E2 are mutually exhaustive event। लिख लो नेक्स्ट कलेक्टिवली एग्जॉस्ट, एक मिनट बेटा, कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है। एक मिनट बेटा, सॉरी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ये सही कर लेना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है।
ठीक है, और कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट होता है। इसको सही कर लो बेटा, ये मैं गलत लिख गया, ये मैं गलत लिख गया, इसको सही कर लो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, इसको भी लिख देना एक्सक्लूसिव, ये सही कर लो, बाई मिस्टेक मुझसे गलत हो गया। कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट होता है ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली मतलब उनका म्यूचुअल रिलेशनशिप मतलब इंटरसेक्शन, कलेक्टिवली मतलब होता है दोनों को कलेक्ट करने वाला मतलब यूनियन। ठीक है, अगली हेडिंग डालेगा कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट, सही कर लिया ना, सॉरी उसके लिए सॉरी, वो फ्लो में निकल गया है ना। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है और कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट, नोट करिएगा, कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट। यस यस, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। तरुण बहुत लेट नहीं ज्वाइन किए, अर्जुन अंबोरे आप भी हो, चलो कंटिन्यू करना, ठीक है, एक भी सेशन मिस मत करना बेटा, और मुझे अच्छे रैंक की उम्मीद है आप सभी से, बेस्ट एफर्ट दो, ठीक है। 47, चलो मतलब मुझे लगता है ये टाइम ज्यादा बच्चे आते हैं क्या, तो मैं 9 की बजाय 10 बजे कर दूं क्या, 10 से 11 कर दूं, चलो। कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट, ठीक है, क्या बेटा, इफ देयर आर टू इवेंट, if there are two event E1 and E2 and if E1 union E2 are the sample space, इसका मतलब अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकाले, प्रोबेबिलिटी आप E1 यूनियन E2 वो क्या हो जाएगा 1, देन both event E1 and E2 are said to be collectively exhaustive event, नोट कर लो, कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट। यही बेस्ट टाइम है, नहीं करें 9:30 ही रखें, ठीक है, 9:30 to 11 यही रहेगा, 9:30 to 10:30 है, बट वो डेली 11 हो ही जाता है ना। मैं बेटा ये नहीं चाहता कि प्रोबेबिलिटी जैसा टॉपिक बहुत फास्ट पढ़ाऊं, इसलिए मैं थोड़ा आराम आराम से पढ़ाते हुए मूव कर रहा हूं, ताकि प्रॉपर नोट्स बनते रहे। कल एक बंदा बोल रहा था सर अपने या किसी से कि नोट्स कैसे मिलेंगे, तो नोट्स यहीं पर बनाने हैं, ठीक है बच्चों, नोट्स यहीं पर बनाने हैं, अलग से नहीं। अच्छा मान लीजिए एक इवेंट है E1, इवेंट है बेटा ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या हो जाएगा 1 3 5, E2 है आपका इवेंट नंबर, इवेंट नंबर क्या हो जाएगा 2 4 6। अगर बेटा हम E1 यूनियन E2 निकालें तो ये तो पूरा हो गया ना, 1 2 3 4 5 6, तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी होगी E1 यूनियन E2, जो प्रोबेबिलिटी होगी E1 यूनियन E2 की वो कितनी हो जाएगी 6/6। भाई E1 यूनियन E2 भी ये 6 है और उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1 से 6 तक होती है, तो 6/6 1 आ गया, इसका मतलब E1 एंड E2 बोथ आर collectively exhaustive event। ओके ओके ओके, ठीक है, यही चलेगा बेटा, यही चलेगा।
नोट करो। चलो यहां से आपको क्या क्या पता चल गया? एक इवेंट, सेट ऑफ द सॉरी सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस। अब सुनना, जल्दी जल्दी सब रिपीट कर ले। एक हमारा सैंपल स्पेस, ऑल पॉसिबल आउटकम, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, इवेंट, सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोगों ने बात किया सिंपल इवेंट, जहां पर हमारा सिंगल आउटकम होगा इवेंट का, कंपाउंड इवेंट जहां पर एक से ज्यादा आउटकम होंगे। फिर इसके बाद हम लोगों ने बात किया कुछ ये कलेक्ट, इससे पहले हाँ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के बारे में क्या बोला कि जो भी हमारा इवेंट होगा उस इवेंट के अलावा जो भी सैंपल स्पेस में प्रेजेंट होगा वो पूरा, मतलब सैंपल स्पेस माइनस इवेंट इक्वल टू ई डैश। याद आया? अच्छा, इसकी प्रोबेबिलिटी की बात की तो प्रोबेबिलिटी क्या थी? 1 माइनस, प्रोबेबिलिटी क्या थी? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इक्वल टू वो क्या हो जाएगा? पी ऑफ ई डैश या ई सी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा क्या आया? एक आया था इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट में दो इवेंट होंगे E1 और E2, उन दोनों की प्रोबेबिलिटी यदि सेम है तो बोथ आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इवेंट, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब जहां पर E1 इंटरसेक्शन E2 म्यूचुअली, उनके बीच म्यूचुअल रिलेशनशिप हो, और एक्सक्लूसिव मतलब कि उनका जो इंटरसेक्शन आए वो क्या आ जाए? जीरो आए। अगर E1 इंटरसेक्शन E2 जीरो होगा तो उनकी प्रोबेबिलिटी भी जीरो होगी, तो वो हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। और कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव मतलब कलेक्टिवली सबको कलेक्ट करके एग्जॉस्ट करना है, मतलब सबको कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद दो इवेंट है E1 E2, कलेक्ट करने के मतलब यूनियन, तो E1 इंटू E2 वो क्या होना चाहिए? सैंपल स्पेस के इक्वल हो, तो उनकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इतना पार्ट था। चलो, तो ये सारा पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। अब हेडिंग डालिएगा इंडिपेंडेंट इवेंट। अब हेडिंग डालिएगा इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट, हेडिंग डालिएगा इंडिपेंडेंट इवेंट। अगर कोई दो इवेंट है और वो दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है और दोनों की एक साथ प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सुनना मेरी बात, दो अलग अलग इवेंट हैं और दोनों एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट हैं और दोनों की एक साथ प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो वहां पर हमारा जो इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है वो उन दोनों के इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के इक्वल होती है। सर मतलब नहीं समझ में आया? सुनना बेटा, एक इवेंट है E1, दूसरा इवेंट है E2। E1 एंड E2 आर द इंडिपेंडेंट इवेंट, देन जो प्रोबेबिलिटी होगी इन दोनों की कंबाइंड इवेंट की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, इन दोनों के कंबाइंड इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो बेटा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 के इक्वल होती है। नोट करिएगा, नोट करिएगा यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। Mr. Gray, sir, is there any name of two events are both mutually exclusive event and collectively exhaustive event? बेटा ये कैसे पॉसिबल है? दो अलग अलग इवेंट हो और अगर उन दोनों को हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव किया तो इंटरसेक्शन जीरो हो जाएगा, और कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव किया तो उनका प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगा। तो वो दोनों का
मैं नहीं समझ पा रहा कि आपके पूछने का मतलब क्या है। मैं नहीं समझ पा रहा। दोनों तो मतलब कैसे, एक जीरो एक वन, तो उन दोनों को कैसे आपस में रिलेट कर सकते हैं? मैं समझ नहीं पा रहा कि आप एग्जैक्टली पूछना क्या चाह रहे हो। ठीक है सर, आई एम करेंटली स्टडिंग मैट्रिक्स फ्रॉम योर वीडियो एंड तब आपने मैथ फील करवा दिया। थैंक यू डियर। बस मस्त फॉर्म में चलते रहो और यहां से वो वहां पर कंटिन्यू करो पैरेलल में, और ये यहां पर पैरेलल में कंटिन्यू करो। ठीक है, तो पी ई1 इंटरसेक्शन ई2 इक्वल टू पी ई1 इंटू पी ई2। सर कोई एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल इसका? तो बेटा जैसे हमारा दो इवेंट, दो डिफरेंट इवेंट दे दे और दोनों एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट हो, दोनों एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट हो और उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो। जैसे कोई डाइस थ्रो करे और डाइस थ्रो करने के बाद एक टॉस कर दे, एक डाइस थ्रो करे फिर दूसरी डाइस थ्रो करे, एक टॉस करे दूसरा टॉस कर दे, कुछ भी ऐसा बोल दे जहां पर उनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो, डिक्रीज हो रही हो। कैसे, अब समझिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया, हमने ऐसा कंसीडर किया कि एक इवेंट है E1, एक इवेंट है E1 और एक इवेंट है हमारा E2। ठीक है, अब जो E1 इवेंट है, E1 इवेंट कुछ आपको डिफरेंट दे दे और E2 इवेंट कुछ आपको और डिफरेंट दे दे, और दोनों के एक साथ प्रोबेबिलिटी पूछ ले, दोनों की एक साथ प्रोबेबिलिटी पूछ ले। तो कैसे, आप समझिएगा कैसे। मान लीजिए E1 और E1 उसने कुछ एक ऐसा इवेंट दे दिया, कोई भी एक ऐसा इवेंट दे दिया, वहां पर उसकी प्रोबेबिलिटी आपने निकाला PE1। ठीक है, और दूसरा एक इवेंट दे दिया E2, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाला आपने PE2। मान लीजिए एक इवेंट ये है E1 और एक इवेंट मान लीजिए ये है E2, और ये दोनों एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट है। और जब आप इसमें निकाल रहे हैं तो इसमें एक छोटा सा पार्ट आ रहा है जो इनके इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये E1 है और ये E2 है, तो ये E1 इंटरसेक्शन E2 को रिप्रेजेंट करता है। इसको तो जरूर रिप्रेजेंट करता है, सुनना बेटा, इसको तो जरूर रिप्रेजेंट करता है ये वाला पार्ट। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि बोथ इवेंट आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, और जब दोनों इवेंट एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होंगे तो देखो इन दोनों के बीच का जो इंटरसेक्शन पार्ट है वो कितना छोटा है। इवेंट E1 बड़ा है, इवेंट E2 बड़ा है, लेकिन इन दोनों के बीच का जो इंटरसेक्शन है वो कितना छोटा है। जब हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ठीक है, जो भी हमारा E1 होगा अपॉन सैंपल स्पेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, जो भी हमारा E2 होगा अपॉन सैंपल स्पेस। तो आप बताइए जो यहां पर डिनोमिनेटर सैंपल स्पेस होगा ये ऑलवेज ग्रेटर देन होगा ऊपर वाले नंबर से, E1 का जो भी नंबर होगा, E2 की जो भी नंबर होगा, तो ये वाला जो भी वैल्यू होता है ये ऑलवेज लेस देन 1 होता है। और लेस देन 1 की दो वैल्यू का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो और लेस हो जाता है। फॉर एग्जांपल एक प्रोबेबिलिटी आप E1 मान लो आया 1/3, एक प्रोबेबिलिटी आप E2 आया मान लो 1/2, दो अलग अलग प्रोबेबिलिटी आई, और जब हम इन दोनों को एक साथ कंबाइन कर रहे हैं, इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, तो इनकी प्रोबेबिलिटी डिक्रीज होती है। तो इसीलिए इनको बोला जाता है, अगर हमारा इंडिपेंडेंट है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3 इंटू 1/2, तो 1/3 इंटू 1/2 कितना आ गया 1/6। वैसे अगर देखें 1/3 की वैल्यू है 0.33, 1/2 की वैल्यू है 0.5, लेकिन जब इन दोनों की मिक्स प्रोबेबिलिटी निकाली तो 1/6, और 1/6 की वैल्यू कितनी होती है, 1/6 की वैल्यू कितनी होती है 0.166। तो देखो ये प्रोबेबिलिटी पहले इसकी इंडिविजुअल 0.33, इसकी इंडिविजुअल 0.5, लेकिन जब इन दोनों की मिक्स प्रोबेबिलिटी निकाली तो और डिक्रीज हो गई 0.16। मतलब जो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी होती है वो डिक्रीज होती है, और डिक्रीज होने के केस में उन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, और जो ये मल्टीप्लाई का साइन आता है ये हमारा दोनों को कंबाइन करने के लिए लिया जाता है, दोनों को कंबाइन करने के लिए लिया जाता है। और कंबाइन का मतलब होता है एंड, और एंड का मतलब होता है बेटा इंटरसेक्शन। कंबाइन करने का मतलब होता है एंड, और एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। बात समझ में आया? चलो ठीक है, अच्छा आप उसके क्वेश्चन का आंसर कर रहे थे, ठीक है ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। कहीं पर भी अगर दो इवेंट के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, मतलब हम बोले ऐसा भी हो जाए
एंड ऐसा भी हो जाए, दो अलग अलग इवेंट, ये भी हो जाए और ये भी हो जाए, देन उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। अभी मैं एग्जांपल कराऊंगा, बहुत सारे इंडिपेंडेंट इवेंट के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा, वहां से आपको एकदम गजब फील आएगा कि हां सर ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको बस अभी इतना समझना है। अब यहां से थोड़ा सा पार्ट में और लूं, बेटा आपने डी मॉर्गन थ्योरी भी पढ़ी होगी, ठीक है। अच्छा, आपने एक ऐसा फार्मूला भी पढ़ा होगा, E1 यूनियन E2, दो अलग अलग इवेंट हैं और उन दोनों की अगर प्रोबेबिलिटी निकालें, अगला स्टार बना के लिखेगा, तो बेटा एक प्रोबेबिलिटी आप, अगर हमें प्रोबेबिलिटी आप E1 यूनियन E2 निकालना हो, तो ये प्रोबेबिलिटी आप E1 प्लस प्रोबेबिलिटी आप E2 माइनस प्रोबेबिलिटी आप E1 इंटरसेक्शन E2 होता है। नोट करिएगा, ये सब रूल्स हैं, एक्सियम्स हैं, है ना। और अगर किसी को ये लग रहा है सर अभी समझ में नहीं आ रहा है, तो थोड़ा वेट कर लो, मैं अभी क्वेश्चंस कराऊंगा, वहां आपको फील कराऊंगा। देखो इवेंट E1 ये है, इवेंट E2 ये है, ये दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, इन दोनों के मिक्स प्रोबेबिलिटी निकालनी है। यहां पर हमारा एंड लिखा है, दोनों के एक साथ प्रोबेबिलिटी निकालनी है और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मैं आपको पूरा फील कराऊंगा। अभी आज पहले ये वाली थ्योरी पूरी कंप्लीट कर लें, फिर फील कराता हूं, ठीक है। चलिए नोट करिएगा, नोट करिएगा ये वाला लाइन। और इसी लाइन को बेटा उल्टा भी कर सकते हैं, इसको इधर ले आए, इसको उधर ले जाए, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन गेट एग्जाम में 3 बार पूछा गया है, ठीक है। P(E1) इंटरसेक्शन E2 इक्वल टू P(E1) प्लस P(E2) माइनस P(E1) यूनियन E2, ठीक है। ये दोनों सेम फार्मूला लिखें, इसमें यूनियन है तो यहां माइनस है, इसमें इंटरसेक्शन है तो ये वाला माइनस है। नोट करिएगा, सेट में पढ़ा था ये, ओके सर। और एक बार इंडिपेंडेंट वाला गुणांकर, जस्ट वेट करो यार, एक दिन का वेट कर लो, ठीक है। आपको ये सारी चीजें मैं फील ना करा दूं ना, जैसे प्रीवियस प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन किए हैं। बेटा देखो, थ्योरी से बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं की जा सकती, लेकिन थ्योरी पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसिक चीजें समझ में आ जाए। बाकी आपको पूरी प्रोबेबिलिटी में न्यूमेरिकल से ही फील कराऊंगा। थोड़ा सा टाइम दो मुझे, थोड़ा सा टाइम दो। नेक्स्ट सेशन में आपको ये सारे जितने भी पॉइंट लिखा रहा हूं ना, ये सारे एकदम गजब फॉर्म में फील आएंगे, सारे फॉर्म सब फील आएंगे। और ये क्वेश्चन, ये दो फार्मूले जो हैं, एक ही फार्मूला है ये, और इस फार्मूले से 3 बार क्वेश्चंस आए हुआ है, ठीक है। अभी जस्ट लास्ट वीक में मैं PYQ सॉल्व करा रहा था प्लस वाले बच्चों को, तो इसी फार्मूले पे बेस्ड 2 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए, ठीक है। तो मैं कराऊंगा अभी, जस्ट थोड़ा सा वेट करो। चलो, ये सब 10th में पढ़ा था बट भूल गया था, कोई बात नहीं, अब सब याद आ जाएगा, अभी सब याद आ जाएगा। अभी क्वेश्चन तो स्टार्ट होने दो, अभी क्वेश्चन जस्ट स्टार्ट होने दो, ठीक है। अब हेडिंग डालिएगा बेटा क्लासिकल अप्रोच, अब हेडिंग डालिएगा क्लासिकल अप्रोच। क्लासिकल अप्रोच, एक होती है बेटा फ्रीक्वेंसी अप्रोच, एक होती है क्लासिकल अप्रोच। क्लासिकल अप्रोच क्या होती है, जैसे आपने PNC पढ़ा होगा, कॉम्बिनेशन वाला, है ना, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाला, तो वो हमारी एक क्लासिकल फॉर्म बनती है। और एक होती है हमारी फ्रीक्वेंशियल अप्रोच, जैसे आपको बोल देता है कि आपके क्लास में मान लीजिए 100 स्टूडेंट थे, 60 स्टूडेंट ऐसे थे जिनका फर्स्ट डिवीजन आया, 20 स्टूडेंट ऐसे थे जिनका सेकंड डिवीजन आया, 10 स्टूडेंट ऐसे थे जिनका थर्ड डिवीजन आया, बाकी स्टूडेंट फेल हो गए। तो बताइए कितने स्टूडेंट पास हुए, कितना, इस टाइप के। तो वो एक फ्रीक्वेंसी आ जाता है कि फर्स्ट डिवीजन मतलब 60% से अबव इतने बच्चे, इतने से इतने, एक रेंज दे देता है, उस रेंज में उसकी फ्रीक्वेंसी दे देता है, और उसके अकॉर्डिंग जब क्वेश्चन पूछा जाता है, वो फ्रीक्वेंशियल अप्रोच का पार्ट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना। जैसे एक कॉम्बिनेशन दे देता है, और कॉम्बिनेशन में जब क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का पूछता है, वो एक क्लासिकल अप्रोच होता है। मैं यहां पर सिर्फ ये नहीं बताने वाला, मैं आपको एक एग्जांपल से सॉल्व कराता हूं, सुनेगा। यस, फीलिंग के साथ याद। सर सारी ब्रांच के लिए है क्या ये लेक्चर? यार डेफिनेटली बेटा, दिस इज फॉर ऑल ब्रांच, ठीक है।
अब देखिएगा क्लासिकल अप्रोच क्या होता है। मैंने बोला कि एक कोई वर्ड है, मान लीजिए फिश, एक कोई वर्ड है फिश। अच्छा, इस फिश वर्ड में कितने लेटर है? 4 लेटर है। और इस 4 लेटर से हम जंबल करके कितने भी वर्ड बना सकते हैं क्या? जंबल करके कितने भी वर्ड बना सकते हैं। हम एस को पहले रख दें, एच को बाद में रख दें, आई को फिर, इस तरह से कुछ कॉम्बिनेशन बनेगा। मतलब कितने का मतलब ये नहीं इनफाइनाइट बना सकते हैं, कुछ नंबर होंगे तो ये जंबल करके कुछ वर्ड बना सकते हैं। और जंबल करके वर्ड बनाए और हम बोले कि आप उसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए कि ये वर्ड एच से स्टार्ट हुआ हो, ये वर्ड आई से स्टार्ट हुआ हो। ऐसे कितने वर्ड्स हो सकते हैं? बात समझ में आई? चलिए क्वेश्चन लिखिएगा, यहीं पर क्वेश्चन लिखिएगा क्वेश्चन लिखिएगा। इफ आउट ऑफ, लिखिएगा क्वेश्चन, इफ आउट ऑफ all possible jumble of the word fish, if the all possible jumbles of the word fish, आगे लिखेगा इसके, a random word is selected, what is the probability that selected word is started with letter H। लेटर H क्या हो गया? ये यही होता है हमारा क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, ये होता है हमारा क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। सर अनअकैडमी ऐप पे भी इसकी कुछ फ्री क्लासेस लेते हो क्या? हाँ विराज, डियर विराज, बेटा स्पेशल ऐप पर इसकी मैं अभी तक 27th लेक्चर ले चुका हूं, 26 ले चुका हूं, आज 27th लेक्चर है, जिसमें आपका लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस पीवाईक्यू सॉल्व कर चुका हूं, नंबर ऑफ ब्रांचेज के, हम लोग चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, लिमिट, ठीक है, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, वेक्टर, कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रोबेबिलिटी, यहां तक कर चुके हैं। अभी प्रोबेबिलिटी का सेशन चल रहा है, आप लोग चाहो तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। मेरे स्पेशल क्लास में आइए, ऐप में ओपन करिएगा, वहां से मेरे नेम से सर्च कर लीजिएगा, ठीक है, या फिर आपको इसी डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, कहीं पर आप देखिएगा @शैलेंद्र_सर करके, उसमें क्लिक करके मेरी क्लास में पहुंच जाएंगे। वहां पर फ्री स्पेशल क्लास में क्लिक करना और वहां से आप सर्च करना, आज लेक्चर नंबर 27 प्रोबेबिलिटी का चैप्टर, लेक्चर नंबर 8 होगा, गणित अभ्यास सीरीज के नाम से, वो ज्वाइन कर लेना। अभी मैं ग्रुप में भी शेयर करूंगा, ठीक है, 11:15 से सेशन स्टार्ट होगा, ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा आप लोगों के, मेरे स्टेटस में भी रहेगा, जहां से आपको मिल पाए वहां से लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलो अच्छा, अब चलो इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमने क्या बोला? इफ आउट ऑफ ऑल पॉसिबल जंबल ऑफ द वर्ड, जंबल मतलब इस सभी को हमने मिक्सअप कर दिया। जब बेटा हमने इसको मिक्सअप किया तो इसमें टोटल कितने लेटर हैं? 4 लेटर हैं। इसमें टोटल कितने लेटर हैं? 4 लेटर हैं। और इस 4 लेटर में बेटा ये कोई भी लेटर हम यहां पर मिक्स कर सकते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्टेड वर्ड इज स्टार्टेड विद लेटर H। तो हम इसका H यहां पर फिक्स कर दिए, इसका H यहां पर फिक्स कर दिए। अब हमारे पास कितना बचा? F बचा, I बचा, S बचा। तो यहां पर मैं F या I या S कुछ भी रख सकता हूं, कुछ भी रख सकता हूं। तो यहां पर हमारा 3 चांसेज हैं कुछ भी रखने का। अब जो भी वर्ड मैंने यहां पर रख दिया, उसके बाद फिर यहां पर मैं जो भी रखूंगा तो उसमें 2 ही ऑप्शन बचेंगे, तो यहां पर 2 ऑप्शन बचा। फिर इसके बाद यहां पर भी एक फिक्स कर दिया, तो हमारे पास कितना? ओनली 1 ऑप्शन बचा।
तो H से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड होंगे? तो H तो फिक्स हो गया, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो टोटल हमारे पास H से स्टार्ट होने वाले लेटर कितने होंगे? फैक्टोरियल 3, 3 इंटू 2 इंटू 1। ऐसे ही बनाते हैं ना, आपने पढ़ा होगा कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं। अच्छा, अगर हम अब बात करें प्रोबेबिलिटी की, तो आउट ऑफ ऑल पॉसिबल वर्ड, क्योंकि यह तो बोल रहा था आउट ऑफ ऑल पॉसिबल जंबल ऑफ द वर्ड ना, तो इसमें टोटल अगर हम ये H को फिक्स नहीं करते तो यहां पर हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी होती? 4। यहां पर कितनी होती? 3। यहां कितनी होती? 2। यहां कितनी होती? 1। तो हमारा आउट ऑफ फैक्टोरियल 4 क्या हो जाएगा? ये सॉल्व कर लेंगे, यहां से आंसर क्या आ जाएगा? 1/4। बात समझ में आई कि नहीं? 0.25 सही है सर। आज की क्लास की लिंक पिन करवा दो ना, सब बाकी लोगों को इजी होगा। रुको बेटा, मैं करवाता हूं पिन, अगर हो जाता है तो अच्छा है। चलो नोट करो। ये बताओ सभी को क्लियर हुआ कि नहीं? अगर नहीं क्लियर हुआ तो मैं एक बार फिर से समझाऊं, तो जस्ट 1 मिनट का टाइम दो, मैं लिंक पिन करवाने का ट्राई करता हूं। अभी ये बताओ ये क्लियर हुआ कि नहीं? चलो मैंने सेंड कर दिया बेटा बैकएंड टीम को, अगर हो जाता है तो अच्छा है। ठीक है, नाइट काफी हो गई है। ठीक है, ये क्लियर हुआ? मैं एक बार फिर से समझा दूं आप लोगों को, मैं एक बार फिर से समझा दूं आप लोगों को। ठीक है, मैंने क्या बोला आपको सुनना। मैंने ये बोला बेटा कि एक वर्ड है फिश, इसका अगर हम सैंपल स्पेस निकालें तो सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा? ये 4 लेटर का वर्ड है। अब यहां पर बेटा क्या क्या आ सकता है? FISH कुछ भी आ सकता है। तो हमारे पास कितने ऑप्शन है? 4। अब जब ये फिक्स हो गया तो बाकी कितने बचे? 3। वो तीनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, कुछ भी आ सकता है 3। फिर इसके बाद एक और फिक्स हो गया। अब 2 लेटर कुछ बचे होंगे, उनमें 2 में कोई भी कुछ आ सकता है, 2 और 1। ये बेटा कॉम्बिनेशन बनाने का तरीका होता है, आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ऐसा पढ़ा होगा। तो ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस, कितना हो गया? ये हो गया फैक्टोरियल 4। फिर इसके बाद हम चाहते हैं कि वो लेटर H से स्टार्ट हो, स्टार्ट विद H। तो हमने क्या किया? ये 4 लेटर का जो वर्ड था इसमें हमने ये H फिक्स कर दिया। तो H फिक्स कर दिया तो अब H का ऑप्शन ही खत्म हो गया। हमारे पास क्या बचा? FIS। तो यहां पर हमारे पास 3 ऑप्शन है, फिर एक फिक्स और हो गया, यहां पर 2 ऑप्शन है, एक फिक्स और हो गया तो यहां पर 1 ऑप्शन है। अब हमारे पास क्या हो गया? 3 इंटू 2 इंटू 1, ये कितना हो गया? फैक्टोरियल 3। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ द वर्ड विच इज स्टार्टेड विद H, तो क्या हो जाएगा? ये फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 4। सॉल्व कर लेंगे, ये कैंसिल होके 1/4। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0.25। इसको बोलते हैं बेटा क्लासिकल अप्रोच। इसको क्या बोलते हैं? क्लासिकल अप्रोच। अरे वाह, पिन हो गया है बेटा, लिंक पिन हो गया है। आप क्लिक करिएगा और जस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा जब मैं ये सेशन एंड करूं। ठीक है, चलो ठीक है, एकदम क्लियर। अब अगर हम सेकंड बात करें तो वो होता है बेटा फ्रीक्वेंशियल अप्रोच। हेडिंग डालेगा फ्रीक्वेंशियल अप्रोच। फ्रीक्वेंशियल अप्रोच। और अभी अभी ये मत सोचना कि हाँ सर हमको तो आ गया, ये प्रोबेबिलिटी है। यहां पर जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी ना तब तक आपको बेटा नहीं आएगा, ये याद रखना। ठीक है, तो जस्ट आप थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा वेट करो। जब इसके अभी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा ना मैं नेक्स्ट क्लास में, फिर पता चलेगा, फिर फील आएगा कि हाँ कैसे होते हैं क्वेश्चन और कैसे इनको पिक करना है। अभी तो इजी इजी क्वेश्चन आप कर रहे हो या एक एक टॉपिक में दे रहा हूं आप वो कर रहे हो,
जब हमारा पूरा कोर्स हो जाता है और फिर उनमें मिक्सअप हमें सर्च करना पड़ता है कि ये कौन सा होगा, ये कौन सा होगा, मजा वहां पर आती है बेटा। और ये बहुत इंजॉय करोगे आप प्रोबेबिलिटी। लाइफ में आपने ऐसी प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ी होगी, आपने कभी ऐसा फील नहीं किया होगा, आपको ये मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन इसमें करते हैं। सर ये फ्रीक्वेंशियल अप्रोच क्या होती है? बेटा फ्रीक्वेंशियल अप्रोच ये है कि जस्ट आपको कोई एक टेबल दे देगा, एक टेबल दे देगा कि एक स्कूल में ये ग्रेड और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट। उसने बोला ए ग्रेड में 20 स्टूडेंट पास हुए, बी ग्रेड में 30 स्टूडेंट पास हुए, सी ग्रेड में 40 स्टूडेंट पास हुए, डी ग्रेड में 10 स्टूडेंट पास हुए। ठीक है, और आपसे बोल दे ये आपके पर्टिकुलर एक ग्रेड का सिस्टम का एक वो दे दिया है टेबल, और आपसे पूछा जाए कि हमने कोई एक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया पर्टिकुलर, टोटल हमारे पास कितने हैं 20 + 30 + 40 + 10 100 स्टूडेंट है, और 100 स्टूडेंट में हमने किसी रैंडम एक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया, वो बंदा सी ग्रेड में पास होने की प्रोबेबिलिटी, उस बंदे के सी ग्रेड में पास होने की प्रोबेबिलिटी। बेटा जो बंदा सिलेक्ट किया होगा वो या इन 20 में से हो सकता है, वो इस 30 में से हो सकता है, इस 40 में से भी हो सकता है, इस 10 में से भी हो सकता है। तो टोटल कितने में से हो सकता है? इन 100 में से। तो सैंपल स्पेस कितना हो गया? 100। और हमने बोला कि जिस बंदे को हमने सिलेक्ट किया है वो बंदे की ग्रेड सी होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो हमने प्रोबेबिलिटी निकाली उस सी ग्रेड के बंदे के लिए जिसको हमने एक को सिलेक्ट किया, तो इस 40 में से ही होना चाहिए ना, तो 40/100। इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंशियल अप्रोच, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंशियल अप्रोच। प्रतीक, अभी बेटा इस टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा जहां पर बेटा लेटर रिपीट होते हैं ना, तो जितनी बार जो लेटर रिपीट हो उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं। जैसे 3 बार आई, 2 बार पी, 1 बार एम, नहीं 3 बार आई तो फैक्टोरियल 3, 2 बार पी तो फैक्टोरियल 2, 2 बार ई फैक्टोरियल 2। जितने लेटर जितनी बार रिपीट हो रहे होते हैं उतनी बार उतने फैक्टोरियल का डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, अभी बताऊंगा आगे। मैं समझ गया, ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है ना, ये क्वेश्चन ही गेट एग्जाम में या किसी एग्जाम में, जेई में कहीं तो पढ़ा है मैंने, है ना, तो वो मैं आपको बता दूंगा। अभी जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तब बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे। ठीक है, चलो ये वाला पार्ट हो गया 40/100। इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंशियल अप्रोच। ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनको हमें समझना था। कुछ एग्जाम्स आप अप्रोच भी होते हैं, वो सब मैंने आपको इसी में कवर कर दिया है। अब यहां से हमारी ब्रांच प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होती है, बट वो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी के, है ना, जो आपको मैंने फार्मूला लिखाया उसके, जो आपको आज इवेंट लिखाए हैं उसके, उन सब के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। क्वेश्चन कराने के बाद फिर हम लोग ब्रांच प्रोबेबिलिटी की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं क्योंकि 11:15 से फिर मेरा सेशन है, इसको एंड करने में अभी 5-10 मिनट टाइम लग जाएगा। फिर वो वाला सेशन भी स्टार्ट करना है ना, तो उसकी भी जल्दी से अभी पीपीटी के क्वेश्चन इंक्लूड करने रहेंगे, तो इसलिए इतना ही रखते हैं। कल इसको, अच्छा कल के दिन बेटा सेशन नहीं रहेगा, थोड़ा सा मुझे कुछ काम है जिसकी वजह से मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा कल, तो ये आगे अब परसों से कंटिन्यू होगा। और परसों आप लोग मुझे सेम टाइम पे 9:30 PM पर ज्वाइन करेंगे और यहाँ से सुपर फॉर्म में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आपका कल के दिन सेशन नहीं रहेगा, इसलिए सैटरडे को सेशन आपका रहेगा। ठीक है, तो कल आप लोगों की क्लास नहीं रहेगी कोई भी, और परसों से हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक, चलिए, और फिर नेक्स्ट क्लास में अभी हम लोग ज्वाइन करेंगे अभी मैथमेटिक्स के लिए स्पेशल क्लास में प्रोबेबिलिटी का सेशन, वहां से आप मुझे ज्वाइन करिए और लिंक मैंने आपको पिन करा दी है चैट बॉक्स में, जस्ट क्लिक करिए और कंटिन्यू करिए। सो ये आपका बेटा केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग का फुल कोर्स। अगर आप लोगों ने कोई भी एक सब्जेक्ट मुझसे पढ़ा है, चाहे आपने किसी एक सब्जेक्ट का एक टॉपिक भी मुझसे पढ़ा है, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हमारे लिए इस केमिकल इंजीनियरिंग में भले ही मैथमेटिक्स हो, फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे लिए स्पेशली, क्योंकि जब मैं पढ़ा करता था तब बेटा सिर्फ और सिर्फ चीजों को रटा करता था, मुझे कोई पढ़ाने वाला नहीं था, वो समझाने वाला नहीं था, वो चीजों को रियलाइज कराने वाला नहीं था।
है ना। अगर आप पूछेंगे इस समय प्लस का जो सीआरई का कोर्स चल रहा है, अगर उसमें कोई एक भी डाउट पूछता है ना, वो डाउट भी उसका एग्जाम्पल से ही सॉल्व होता है। उसका कोई मैं लिखी लिखाई डेफिनेशन या रटी रटाई डेफिनेशन नहीं बोलता कि ऐसा होता है। हर एक डाउट भी एग्जाम्पल से ही सॉल्व होता है। सीआरई में इस समय जो प्लस का कोर्स चल रहा है, एक अलग ही लेवल का माहौल है, वहां पर अलग ही तरीके का चल रहा है। तो बेटा अगर आप मुझे जानते हैं, मुझसे एक भी कोर्स आपने किया है, एक भी चैप्टर किया है, तो बस एक ही चीज है, फीलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसी फीलिंग के साथ हम लोग मूव करते हैं। और आप लोगों को मैं हमेशा यही एडवाइस देता हूं कि बेटा जब तक उस टॉपिक में फील ना आ जाए ना, तब तक उस टॉपिक को लीव मत करना। उसमें इतना आपको प्रैक्टिस की नीड और रहेगी। बस सुपर फॉर्म में डेली लाइफ एग्जाम्पल के साथ कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है। और ये बेटा फुल कोर्स आप लोगों को अवेलेबल है सीआरई का यूट्यूब में, इसी प्लैनेट गेट चैनल पर आप कंटिन्यू करिए। और ये हमारे पास रिकॉर्डेड यूट्यूब और अनअकैडमी के, है ना, ये पार्ट है। अगर आप रिकॉर्डेड के साथ किसी भी कोचिंग को फॉलो करते हो, सिर्फ आपको लेक्चर मिलता है। यूट्यूब में अगर आप फॉलो करते हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइव या रिकॉर्डेड। आप अगर हमें फॉलो करते हो तो बेटा यहाँ से आपको फुल सपोर्ट मैं देता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डेली शो करता हूँ, नाम बताता हूँ, आप ज्वाइन कर लीजिए। discussion@silencer, है ना। आप प्लैनेट गेट केमिकल के नाम से सर्च कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। और वहां से आपको फुल सपोर्ट मिलता रहता है, सारा नोटिफिकेशन इंफॉर्मेशन सब मिलता है। अगर आप अनअकैडमी प्लस के बंदे हैं तो आपके पास देख रहे हैं कितना ज्यादा आपके पास फैसिलिटीज है। तो ये पेड कोर्स का थोड़ा फायदा है। अगर आप मूव करना चाहते हैं तो कोड यूज करिए SKS50। 2 तरह के कोड, है ना। और आज का सेशन इसी के साथ एंड करेंगे। हीट ट्रांसफर किस सर का फॉलो करें, सुमित सर या त्यागी सर का? विनीत देखो बेटा, सुमित सर का अगर आप फॉलो करते हो तो सर यहीं पर है, कोई भी डाउट पूछना है आप पूछ लेंगे। बाकी त्यागी सर लीजेंड है, सुमित सर अपने जगह लीजेंड है ना। सुमित सर के केस में आपके पास अभी डाउट सॉल्व करने, डाउट क्लियर करने का भी ऑप्शन है। अभी सर आपको एक सीरीज भी प्रोवाइड करेंगे न्यूमेरिकल्स की यूट्यूब में, गेट एक्सपेक्टेड सीरीज के फॉर्म में। अभी आपको लीकवाम भी प्रोवाइड करेंगे। तो आई थिंक सो कि बेटर होगा अगर आप सुमित सर को फॉलो करें, है ना। और बाकी थोड़ा सा डिफरेंस ये रहेगा कि जो मैकेनिकल वाले हैं तो त्यागी सर मैकेनिकल वालों को डील करते हैं, है ना। सुमित सर स्पेशली केमिकल वालों को डील कर रहे हैं। तो आपको केमिकल रिलेटेड सारा पोर्शन वो पढ़ा रहे हैं। तो आप अब डिसाइड कर लो, है ना। मेरे हिसाब से आपको सुमित सर को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। चलो, हैप्पी गुरु पूर्णिमा। थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइज, थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। अभी मैथमेटिक्स की प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, PYQ सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन चल रहे हैं इस टाइम पे। लिंक पे क्लिक करिए, ज्वाइन कर लीजिएगा। 15 मिनट के बाद सेशन को स्टार्ट करूंगा, ठीक है। और फिर परसों के दिन मिलेंगे यूट्यूब में इसी सेशन को आगे कंटिन्यू करने के लिए, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके इस फीलिंग को समझने के लिए। अभी की क्लास एंड करेंगे। जय हिंद दोस्तों।